एजो केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से वेलकम है। और पिछले क्लास में आपसे हम बात कर रहे थे कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है। और वहाँ पे आपने देखा था किसी भी रिएक्शन में थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बैरियर क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। साथ ही आपने यह भी देखा था कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो अभी आज के क्लास में आपसे हम बात करने वाले हैं किसी भी रिएक्शन का आर्डर क्या होता है, अभिक्रिया की कोट क्या होती है। तो देखिए, रिएक्शन के आर्डर के बारे में हम बात करें उसके पहले आप ये जानते रहेंगे कि रिएक्शन के आर्डर का मतलब अलग टर्म है और रिएक्टेंट के आर्डर का मतलब अलग टर्म है। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। और अगर हम रिएक्टेंट का आर्डर नहीं समझ पाएंगे तो रिएक्शन का आर्डर भी हमको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपसे हम बात करने वाले हैं आर्डर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। तो आर्डर ऑफ रिएक्टेंट, तो आर्डर ऑफ रिएक्टेंट हमने बोला भी था अलग टर्म है और आर्डर ऑफ रिएक्शन अलग टर्म है। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों ही चीजों के मायने अलग हैं। अभी हम सबसे पहले रिएक्टेंट के आर्डर के बारे में बात करते हैं। और रिएक्टेंट के किसी भी रिएक्शन में अगर सारे रिएक्टेंट के आर्डर हमको मिल जाएं तो ओवरऑल उस रिएक्शन का आर्डर क्या होगा ये भी हमको मिल जाएगा। तो हम किसी सिंपल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे बाय द वे कोई रिएक्शन ये हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रोडक्ट। अगर ये कोई सिंपल रिएक्शन हमारे पास है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रोडक्ट। अब इसमें एक सिंपल चीज आप जानते हैं, ए बी और सी रिएक्टेंट हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, एक चीज आपको और भी याद होगा, हमने जब हम आपको बता रहे थे कि रिएक्शन की कोलिजन थ्योरी क्या होती है, या जब आपसे हम ये बात कर रहे थे कि किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखते हैं, तो उस टाइम पे आपको याद होगा हमने आपसे बोला था कि किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ लिखने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये तो पहला तरीका था। इस तरीके से हमने देखा था कि रेट लॉ रिएक्शन का कैसे लिखते हैं, वीडियो है पीछे आप जानते हैं। और हमने यह भी बोला था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ लिख सकते हैं वो आर्डर के बेसिस पर भी हम लिख सकते हैं। तो अगर आर्डर के बेसिस पे रेट लॉ हमको लिखना पड़ा तो आर्डर के बेसिस पे रेट लॉ क्या होता है, कैसे लिखते हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम रिएक्टेंट के आर्डर के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो रेट लॉ लिखते हैं रिएक्टेंट के आर्डर के टर्म में, आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर यन। और यहां पे बिल्कुल ध्यान में रखें आप, ये जो यन हमको मिला है ना, इसी यन को हम क्या बोलेंगे, यही यन है आर्डर। मीन्स यहां से एक चीज आपको ये मिली होगी, इस पर जरा ध्यान दें आप। यहां से एक चीज आपको ये मिली होगी कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है आर, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जिस पावर पर, जिस घात पर डिपेंड करता है, उसी घात को क्या बोलते हैं, उस रिएक्टेंट का आर्डर। ये तो सिंपल में आप समझ गए होंगे। जैसे अगर हमको कुछ ये मिले, ध्यान दें आप, हम ये रिएक्टेंट के आर्डर हम निकालेंगे और रिएक्टेंट के आर्डर अगर हमको मिल जाएंगे तो उन सारे रिएक्टेंट के आर्डर को हम जोड़ देंगे, तब हमको ओवरऑल रिएक्शन का आर्डर मिल जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये कर देते हैं जरा कि ये रिएक्शन में
एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। आप एक बड़ी बात और भी याद रखेंगे कि किसी भी रिएक्शन का जो आर्डर होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही पता होता है, ये बिल्कुल ध्यान में रखें आप। जैसे कि मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आपको पता है कि रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो इक्वेशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं, लेकिन रिएक्शन का जो आर्डर होता है उसको हम कभी भी इक्वेशन के बेसिस पे या फिर बैलेंस रिएक्शन के बेसिस पे नहीं बता सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम ये देखते हैं कि किस तरीके से आर्डर हम निकालते हैं। तो आपको याद हो गया होगा शायद कि किसी भी रिएक्शन का या किसी भी रिएक्टेंट का जो आर्डर हम निकालते हैं वो हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ही निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां से आर्डर पता होगा। तो आर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना। तो आर्डर इक्वल टू आर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, आर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही मिलता है हमको। अभी ये रिएक्शन अगर हमारे पास है तो इसमें हम रिएक्टेंट ए बी और सी के आर्डर कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं और हम कलर चूज कर लेते हैं। हम यहां पे एक काम करेंगे, हम यहां पे ये करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास तीन रिएक्टेंट हैं ए बी और सी, इनमें से किसी भी दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम रखेंगे कांस्टेंट। दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो कोई भी दो हो सकते हैं, तो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखेंगे और किसी तीसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे, डिक्रीज करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे। और हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर जो रिएक्शन का रेट है, जो रिएक्शन वेलोसिटी है, वो किस तरीके से चेंज हो रही है या किस पावर के साथ में, चूंकि वही पावर आर्डर है तो किस पावर के साथ में चेंज हो रही है ए की कंसंट्रेशन के, वही ए का आर्डर होगा। ऐसे ही बाद में हम फिर करेंगे कि दूसरी बार में ए और बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देंगे, सी की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे और ये देखेंगे कि सी की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन अब की बार सी की कंसंट्रेशन के किस पावर पर डिपेंड करता है, वहां से हमको सी का आर्डर मिल जाएगा। ऐसे ही बाद में ए और सी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देंगे, बी की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो हमको बी का आर्डर मिल जाएगा। और सबके आर्डर को, ए के आर्डर को, बी के आर्डर को, सी के आर्डर को हम जोड़ देंगे तो हमको ओवरऑल रिएक्शन का आर्डर मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंट कैसे चल रहे हैं वो जरा ध्यान से देखें आप। तो एक्सपेरिमेंट जरा ध्यान से देख लें आप। एक्सपेरिमेंट कुछ ये है, तो यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन में हम चेंज करने वाले हैं और देखेंगे कि ए की कंसंट्रेशन में चेंज करने पर रिएक्शन वेलोसिटी में क्या चेंज होगा। तो आगे फिर हम लिख देते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि रिएक्शन में ए की कंसंट्रेशन को अगर हम दोगुना कर दें, बात पर ध्यान दें आप, ए की कंसंट्रेशन को हमने दुगना कर दिया और ए की कंसंट्रेशन को दुगना, आपको पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रिएक्शन वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो अगर हमने कुछ ऐसा किया कि ए की कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया और ए की कंसंट्रेशन को दुगना करने पर रिएक्शन वेलोसिटी भी अगर दोगुनी हो जाए, रिएक्शन वेलोसिटी भी दोगुनी हो गई, तो अभी हम जरा ये खोजेंगे, ध्यान दें आप, ये जो रेट ला हमने लिखा था इसी के बेसिस पे सब कुछ हमको करना है। तो अभी हम ये खोजेंगे कि कंसंट्रेशन को हमने दोगुना किया, माने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने दोगुना किया और रेट ऑफ रिएक्शन मींस रिएक्शन वेलोसिटी भी दोगुनी हो गई। ये कंसंट्रेशन को दोगुना किया गया, रिएक्शन वेलोसिटी भी दोगुनी हो गई। तो ये जो पावर है वही पावर हम खोजेंगे और वही पावर होगी इस रिएक्टेंट का या ए का आर्डर। तो अब आप ये बताएं, ये कंसंट्रेशन पे हम कितने की पावर, ये कंसंट्रेशन पे हम कितने की पावर रखें कि फिर से हमको रिएक्शन वेलोसिटी मींस 2 मिल जाए। तो आप समझते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं
ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पे अगर हम 1 की पावर रखें तो फिर से रिएक्शन वेलोसिटी जो कि 2 थी वो हमको मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1। और अगर ऐसी कुछ वैल्यू हमको मिली तो इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन में जो ए का आर्डर है वो कितना है, वो ए का आर्डर फर्स्ट है। ठीक है, मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर इस एक्सपेरिमेंट में हमको कुछ ऐसे मिला होता कि ए की कंसंट्रेशन को हमने दोगुना कर दिया और ए की कंसंट्रेशन को दोगुना करने पर जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो 4 गुनी अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो अब की बार ये कंसंट्रेशन पे हम कितने की पावर रखें कि रिएक्शन वेलोसिटी मीन्स 4 हमको मिल जाए। तो पावर आप समझ गए होंगे, ये कंसंट्रेशन जो कि 2 थी या 2 टाइम्स हमने किया था, इस पर अगर हम 2 की पावर रखें तो रिएक्शन वेलोसिटी में होने वाला चेंज हमको मिलेगा। तो अगर कुछ ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट से हमको मिली तो अब की बार ए का आर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। या बाय द वे यह भी पॉसिबल था कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन को दोगुना करें और ए की कंसंट्रेशन को दोगुना करने पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो जाए, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, तो अब की बार फिर से चूंकि पावर ही हम खोजते हैं, यहां से रेट लॉ में आप देख सकते हैं पावर खोजेंगे और यही पावर जो है वो उस रिएक्टेंट का आर्डर है। तो कंसंट्रेशन को हमने दोगुना किया, लेकिन अगर ये देखा गया कि कंसंट्रेशन को दोगुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी 8 गुनी हो जाती है, तो कंसंट्रेशन की किस पावर पर रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, थर्ड पावर पर। समझ गए होंगे आप, क्योंकि 2 पे हम अगर 3 पावर रखें तो वैल्यू हमको 8 मिलेगी। तो अब की बार हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं ना, कंसंट्रेशन के ऊपर पावर लिखेंगे और पावर कितनी आ रही है यहाँ पे आ रही पावर 3। तो अब की बार अगर ये कुछ हमको मिला तो ए का आर्डर इस तरीके से कितना मिला हमको, ए का आर्डर 3 है। अभी ये भी पॉसिबल था कि इसी रिएक्शन में अगर कुछ ये ट्रायल हमको मिले कि कंसंट्रेशन को हम दोगुना करें लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में, माने ए की कंसंट्रेशन को हम दोगुना करें लेकिन रिएक्शन वेलोसिटी में कोई चेंज न हो, तो नो चेंज, रिएक्शन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसमें हम पावर क्या लिख सकते हैं, हम जब कोई चेंज हुआ ही नहीं है तो कंसंट्रेशन पे हम 0 की पावर रखेंगे। हम लिखेंगे कंसंट्रेशन जो कि 2 टाइम्स इंक्रीज किया गया है पावर 0। तो यहां से क्या मिला, आर्डर अब की बार ए का कितना है, 0 है। तो ये 4 ट्रायल हमने लिए, ये 4 ट्रायल हमको मिले कुल। ठीक है, अच्छा ये 4 ट्रायल में से कोई एक वैल्यू मिल सकती थी, चारों तो मिलेगी नहीं, कोई एक ही ट्रायल इसमें से हमको मिलेगा। एक्सपेरिमेंट हम जब भी करेंगे तो इन चारों में से कोई एक ट्रायल मिलेगा। हम बाय द वे मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने पर हमको ये वाला ट्रायल मिला, सेकेंड वाला ट्रायल मिला। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि जो रिएक्शन का रेट होगा, ध्यान दें आप, अभी हमको ये मिला कि इस रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन के किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, सेकेंड पावर पर। आपने देखा भी क्योंकि कंसंट्रेशन को दोगुना किया गया था तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया। या बाय द वे अगर कंसंट्रेशन को 3 गुना किया गया होता तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 पावर 2 टाइम्स मीन्स 9 गुना बढ़ गया होता। तो अभी हमको रेट ला एक एटम में क्या मिला, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन पावर 2, ये रेट ला है एक एटम में। अच्छा आप समझ गए होंगे, यहां से हमको रिएक्टेंट ए का आर्डर, हमने बोला था कि रिएक्टेंट के आर्डर अलग चीज है और रिएक्शन का आर्डर अलग चीज है। तो यहां पे हमको रिएक्टेंट ए का आर्डर हमको मिल गया और कितना मिला है, तो आर्डर ए इक्वल टू 2, ए का आर्डर कितना है, 2 है इस रिएक्शन में। अगर एक्सपेरिमेंट से ये चीजें मिली, एक्सपेरिमेंट से ही हमेशा आर्डर मिलना है, तो ये हमने देखा। अच्छा ये तो हमने रिएक्टेंट ए का आर्डर निकाल लिया और अगली बार हम कुछ ये करेंगे कि हम बाय द वे रिएक्शन में ए और बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें, ए और बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें, सी की कंसंट्रेशन को हम चेंज करें, डिक्रीज करें या फिर
इंक्रीज करें। तो आप समझते हैं अब की बार हमको क्या मिलेगा, अब की बार हमको सी का आर्डर मिलेगा और ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनमें से कोई एक वैल्यू मिलेगी, सी का आर्डर मिलेगा। अब फिर से हम एक्सपेरिमेंट दोहराना नहीं चाहते हैं। बाय द वे, अगर हमको कुछ ऐसा मिल गया कि सी के टर्म में ये देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर चेंज नहीं होता है, बात पर ध्यान दें आप। अगर बाय द वे ये हमको मिला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सी की कंसंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज करने पर चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन में जो सी की कंसंट्रेशन है वो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती है। मींस हम ये बोल सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन सी पावर 0, और यहां से आपको सी का आर्डर मिल गया होगा। तो सी का आर्डर कितना हो गया, आर्डर सी इक्वल टू 0, सी का आर्डर 0 मिला। या अगली बार अगर हम बी का आर्डर निकालें तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर बाय द वे रेट ला हमको कुछ ये मिला कि आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बी, चूंकि बी ही बचा है उसका आर्डर हमको निकालना है, कंसंट्रेशन बी पावर 1। और ये कब मिला होगा, ये तब मिलेगा जबकि हमको कुछ ये मिले कि बी की कंसंट्रेशन को दुगना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी, जैसे यहां पे हमको मिला था, अगर बी की कंसंट्रेशन को दुगना किया गया रेट ऑफ रिएक्शन भी दोगुना हो गया, तो हम बोलेंगे ना कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन का रेट। या अगर 3 गुना किया गया होता और रिएक्शन का रेट भी 3 गुना ही बढ़ जाता, तो फिर से हम बोलेंगे कि फर्स्ट पावर पर ही डिपेंड कर रहा है। तो यहां से बी का आर्डर आपको मिल गया होगा, हम लिख देते हैं आर्डर बी इक्वल टू 1। तो आप ध्यान दें, ये एक्सपेरिमेंट से ये रिएक्शन के लिए हम रिएक्टेंट के आर्डर अभी निकाल रहे थे, क्योंकि बिना रिएक्टेंट के आर्डर निकाले हमको ओवरऑल रिएक्शन का आर्डर नहीं मिलता है। तो रिएक्टेंट के आर्डर हमको मिल गए। अब हम क्या करते हैं, जो हमको रिएक्शन का आर्डर निकालना है। देखिए रिएक्टेंट के आर्डर हमको मिल चुके हैं, रिएक्टेंट के आर्डर मिल गए हैं। अब हमको ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन का आर्डर निकालना है। तो रिएक्शन का आर्डर कैसे निकालते हैं, सिंपल बात है, हम क्या करेंगे, सारे रिएक्टेंट के आर्डर को हम जोड़ देंगे, जितने भी रिएक्टेंट हैं इसमें उन सब के आर्डर को हम जोड़ देंगे। तो हम लिख देते हैं आर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आर्डर ए, क्योंकि 3 रिएक्टेंट हैं, आर्डर ए प्लस आर्डर बी प्लस आर्डर सी। तो ये हमको क्या मिला, आर्डर, एक आर्डर कितना हमको मिला था, बाय द वे ये सेकंड टर्म हमको मिला होता तो एक आर्डर 2 हो गया है, तो 2 प्लस आर्डर बी, बी का आर्डर कितना हो गया है, फर्स्ट हमको मिला, एक्सपेरिमेंट से ही मिली है सारी चीजें, और बाय द वे वैल्यू कुछ भी मिल सकती थी। सी का आर्डर कितना मिला है, 0 मिला है, तो 0। और ओवरऑल रिएक्शन का आर्डर हमको कितना मिला, ओवरऑल रिएक्शन का आर्डर हमको 3 मिला। तो अभी हमको ये पता चला कि ये जो भी रिएक्शन हमारे पास है, इस रिएक्शन का आर्डर कितना है, इस रिएक्शन का आर्डर 3 है। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 3। तो पता चला कि ये जो भी रिएक्शन हमारे पास था, इस रिएक्शन का आर्डर 3 है, रिएक्शन थर्ड आर्डर रिएक्शन है। ये इतनी चीजें आप समझते हैं। हम जरा आगे चलते हैं कि किसी भी रिएक्शन के आर्डर की डिफिनीशन क्या होती है, वो डिफिनीशन के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। और रिएक्टेंट के आर्डर के टर्म में ही हमको रिएक्शन का आर्डर मिलता है। तो अभी आर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिकारी पदार्थ की सांद्रता, मीन्स किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जिस पावर पर डिपेंड करता है, मीन्स किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जानते हैं आप। तो किसी भी रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जिस पावर पर डिपेंड करता है, उसी पावर को, उसी घात को उस रिएक्टेंट का आर्डर बोलते हैं। और रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट के आर्डर का योगफल जो होगा, जो समेशन होगा, उसे ओवरऑल रिएक्शन का आर्डर बोलते हैं। ये चीजें आपने पहले से, इसके पीछे जो हमने बताया था, ये चीजें आप वहां से समझ सकते हैं। तो अभी एक चीज हम और देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास फिर से ये रिएक्शन है,
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रोडक्ट। अगर हमारे पास ये रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में हम फिर से ट्रायल करते हैं, और अगर हमको कुछ ये मिला, बात समझे आप, अगर ट्रायल से हमको ये मिला कि इस रिएक्शन की जो रेट है वो ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, ए की कंसंट्रेशन को कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ना हो, तो इसमें ए का आर्डर कितना हो गया है, जो ए का पावर है वही तो ए का आर्डर है, तो ए का आर्डर कितना हो गया, ए का आर्डर यहां पे 0 है। अगर बी के सेंस में हमको कुछ ये मिला कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो बी की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट से चीजें हमको मिलेंगी, तो बी का आर्डर भी कितना हो गया, बी का आर्डर भी अभी 0 हो गया। और अगर सी के टर्म में अगर हमको कुछ ऐसा मिला कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो सी की कंसंट्रेशन के सेकंड पावर पर डिपेंड कर रहा है या सेकंड पावर के साथ में चेंज होता है, तो सी का आर्डर कितना हो गया है, 2 हो गया है। ओवरऑल रिएक्शन का जो आर्डर होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन का जो आर्डर होगा वो कितना हो जाएगा समझते होंगे आप, सबको हम जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 2, और 2 कैसे मिलेगी वो भी आप समझते हैं, सबके आर्डर को हम जोड़ दे रहे हैं। तो ये तो आर्डर के बारे में हो गया। अभी जरा हम ये देख लेते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन का आर्डर 0 है या किसी भी रिएक्शन का आर्डर 1 है या अगर 2 है या 3 है तो इनके मायने क्या है, कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे वही रिएक्शन हम फिर से ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रोडक्ट। और अगर बाय द वे हमसे ये बोला गया कि इस रिएक्शन का आर्डर 0 है, तो 0 आर्डर का मतलब आप समझते होंगे, अगर इस रिएक्शन का, ध्यान दें आप, हम रिएक्टेंट के आर्डर के बारे में नहीं, हम ओवरऑल रिएक्शन के आर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बोला गया कि इस रिएक्शन का आर्डर 0 है, तो इस रिएक्शन का आर्डर 0 होने का मतलब क्या है, रेट ला क्या होगा, कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स जो रिएक्शन का रेट होगा वो ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ए का आर्डर 0 होगा, बी की कंसंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। आप ये समझते होंगे ना कि ये जो रिएक्शन का आर्डर है ये 0 तभी मिलेगा जबकि सारे रिएक्टेंट के आर्डर भी 0 रहे हों, है ना। तो सी का आर्डर भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर हम इनको नाम दें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, अगर हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को मिक्सअप करें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको अब की बार मिलेगा R मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन था, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन B पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन C पावर 0, या अगर ये हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, आपको पता है, तो R इक्वल टू कांस्टेंट आ गया K इंटू बाकी चीजें वैसे ही रहनी है, तो A पावर 0 इंटू B पावर 0 इंटू C पावर 0। ये इस रिएक्शन का रेट ला हमको मिल गया कंप्लीट में। इसमें R आप समझते हैं, R रेट ऑफ रिएक्शन है, K इस रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये A की कंसंट्रेशन है और A का आर्डर 0 है, वो हमने पावर के रूप में लिखा, बाकी चीजें आप समझते हैं। ये रिएक्शन के आर्डर होने की पॉसिबिलिटी है, रिएक्शन का आर्डर अगर 0 होगा तो रेट ला क्या मिलेगा वो हमने देखा। और अगर बाय द वे इस रिएक्शन का आर्डर अगर हमसे बोला जाए कि रिएक्शन का आर्डर फर्स्ट है, इसी रिएक्शन का, अगर इसी रिएक्शन का आर्डर 1 है तो आर्डर इक्वल टू 1, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ये सारी पॉसिबिलिटी हम दिखाएंगे तो टाइम लगेगा, हम सीधे रेट ला क्या क्या बन सकता है वो लिख देंगे, बाकी चीजें आप खुद से समझ सकते हैं।
तो रेट ला ये मिल सकता है। अगर रिएक्शन का आर्डर 0 है, रिएक्शन का आर्डर अगर 1 है बाय द वे, तो रिएक्शन का आर्डर 1 होने के मायने क्या है? तो अगर इस रिएक्शन का आर्डर 1 है तो आप ये समझते हैं कि इनमें से या तो रिएक्टेंट ए का, या तो रिएक्टेंट बी का, या तो रिएक्टेंट सी का, किसी एक का आर्डर 1 होगा और बाकी के आर्डर 0 होंगे, तभी तो सबका योग, सबका समेशन 1 मिलेगा हमको। तो आर्डर लिखते हैं या रेट ला लिखते हैं रिएक्शन का, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है? ए कंसंट्रेशन पावर 1 इंटू बी कंसंट्रेशन पावर 0 इंटू सी कंसंट्रेशन पावर 0। तो आपने देखा कि ये अगर इस रिएक्शन का आर्डर 1 है तो पहली पॉसिबिलिटी रेट ला की ये बनती है कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो एक ही कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड करेगा, मीन्स ए का आर्डर 1 हो गया और बी और सी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड रिएक्शन का रेट करेगा ही नहीं। तो बी और सी के आर्डर 0 हो गए तभी ना रिएक्शन का आर्डर हमको 1 मिलेगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी, बाय द वे ए का आर्डर भी 0 रहा होता, बी का 1 रहा होता, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन बी पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन सी पावर 0। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती थी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन रही है, समझ गए होंगे आप, कंसंट्रेशन ए पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन बी पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन सी पावर 1। तो अगर इस रिएक्शन का आर्डर 1 है तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर रिएक्शन का आर्डर बाय द वे 2 है तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? आर्डर इक्वल टू 2। तो रेट ला देख लेते हैं सेकेंड आर्डर लेके। रिएक्शन का आर्डर अगर 2 है तो पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी, सेम रिएक्शन के लिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन बी पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन सी पावर 0। तो ये रिएक्शन के सेकेंड आर्डर होने की कंडीशन है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तमाम कंडीशन हो सकती है, आप समझते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए पावर 0 बी पावर 2, मीन्स बी की सेकंड पावर पे डिपेंड करे या बी की कंसंट्रेशन के सेकंड पावर पे डिपेंड करे, और सी पावर 0। अभी भी रिएक्शन का आर्डर 2 है। या तीसरी पॉसिबिलिटी भी आप समझ गए होंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन बी पावर 0 इंटू कंसंट्रेशन सी पावर 2। और इतना ही नहीं, और भी कंडीशन, अभी तीनों कंडीशन में रिएक्शन का आर्डर 2 है, और भी कंडीशन पॉसिबल है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए पावर 1, समझते होंगे आप, कंसंट्रेशन बी पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन सी पावर 0। अभी भी रिएक्शन का आर्डर 2 है, तो यहां पे ए का 0 लिखेंगे अगर तो अगली कंडीशन मिलेगी, या बी का 0 लिखेंगे और बाकी के 1 1 रहेंगे तो अगली कंडीशन हमको मिलेगी। तो आप समझते हैं कि वाकई में रिएक्शन का आर्डर क्या होता है और रिएक्शन के आर्डर के बेसिस पे रेट ला क्या होता है, समझते हैं आप। तो एक चीज आपको ये बड़ी बात मिली होगी कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर लिखी होती है या रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जिस पावर पर डिपेंड करता है, उसी पावर को उस रिएक्टेंट का आर्डर बोलते हैं। और सारे रिएक्टेंट के आर्डर का जो समेशन होता है वो ओवरऑल रिएक्शन का आर्डर होता है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अभी हम एक काम करते हैं ना, हम अगर किसी भी रिएक्शन का रेट ला लिखें, आर्डर ऑफ रिएक्शन की एक डिफिनेशन और भी है, वो समझ लेते हैं हम। जैसे अगर हमारे पास फिर से वही रिएक्शन है, तो रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रोडक्ट। अगर हम फिर से वही रिएक्शन लेके चलें और बाय द वे एक्सपेरिमेंट से इस रिएक्शन का रेट ला कुछ हमको ये मिल गया,
कुछ भी मिल सकता था। बाय द वे एक्सपेरिमेंट हमने किया, कंसंट्रेशन को बार बार चेंज किया, और एक्सपेरिमेंट करने पे इस रिएक्शन का रेट ला अगर हमको ये मिला कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन बी पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन सी पावर 0, तो आगे कांस्टेंट आएगा, आप समझते हैं। अगर रेट ला हमको ये मिला है तो कांस्टेंट आएगा आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए पावर 2 कंसंट्रेशन बी पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन सी पावर 0। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन की एक डिफिनेशन और भी है, और वो यहीं से आपको मिल जाएगी। वो डिफिनेशन क्या है वो सुन लें आप। किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में या वेग समीकरण में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है, उन पावर का योगफल उस रिएक्शन का आर्डर कहलाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि आर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन रेट लॉ। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है रेट लॉ में, उसी पावर का जो योगफल होता है वो उस रिएक्शन का आर्डर होता है। तो यहां पे आर्डर कितना मिला आपको? आर्डर इक्वल टू 2 + 1 + 0 इक्वल टू 2। तो रिएक्शन का आर्डर हमको 2 मिला। ये चीजें आप समझते हैं। अब ये हम एक काम करते हैं ना, रिएक्शन के आर्डर को समझने के लिए एक छोटा सा चार्ट भी हम देख लेते हैं, ठीक है। छोटे से चार्ट से हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी रिएक्शन का आर्डर क्या होता है। चार्ट में हमने लिखा क्या क्या है वो जरा देख लें आप। चार्ट में ये वाले कॉलम में हम लेंगे ट्रायल, और हम कुल 4 ट्रायल लेने वाले हैं। हम 4 ट्रायल कुल लेंगे। तो ये, और ये वाले कॉलम में हमने लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट है, और हम इसी सिंपल रिएक्शन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ए इक्वल टू प्रोडक्ट। ये सिंपल रिएक्शन जिसमें ए की रिएक्टेंट है, और इस रिएक्शन में हम रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, और देखेंगे कि ए की कंसंट्रेशन में चेंज करने पर रिएक्शन वेलोसिटी में कितना चेंज होगा। तो रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के चेंज के किस पावर पर डिपेंड कर रही है, वहां से रेट लॉ मिलेगा, और फाइनली हमको आर्डर मिलेगा। तो ये इतनी चीजें हम देखने वाले हैं। और रेट लॉ लिखते कैसे हैं वो हमने आपको कई बार बताया है, और वो एक बार हम नीचे यहाँ लिख भी देते हैं। आपको पता है कि रेट लॉ मीन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर n। और यही n क्या है? n के बारे में आप जानते हैं, n रिएक्शन का आर्डर है, n इक्वल टू आर्डर। तो हम ट्रायल स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायल हमें स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अगर कुछ ये किया फर्स्ट ट्रायल में कि हमने ए की कंसंट्रेशन को दोगुना कर दिया, ठीक है, और देखा ये गया, अगर ट्रायल में ये मिला, एक्सपेरिमेंट में ये मिला, एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं सब, अगर एक्सपेरिमेंट में ये मिला कि ए की कंसंट्रेशन को दोगुना करने पर रिएक्शन वेलोसिटी भी दोगुनी हो रही है, तो अब पावर खोजें आप यहाँ रेट लॉ से। तो हमको ये मिलेगा कि कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, तभी ना उतनी ही है। तो यहां से हमको क्या मिला? इक्वल टू कंसंट्रेशन जो कि 2 टाइम्स हमने किया था पावर 1, ये मिला। अगर बाय द वे फर्स्ट ट्रायल में ही हम ए की कंसंट्रेशन को हमने 3 गुना कर दिया होता, और 3 गुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर 3 गुना हो गया होता, तो अब की बार क्या मिलता? फिर से मिल जाता कि जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में चेंज के फर्स्ट पावर पर डिपेंड कर रही है। रेट लॉ क्या हो जाएगा? रेट लॉ लिखेंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट ए है ना, तो ए की कंसंट्रेशन पावर 1। तो ऐसे में ए का आर्डर कितना हमको मिला? ए का आर्डर हमको मिल गया 1 मिला। या अगर दूसरे ट्रायल के बारे में हम बात करें, ट्रायल ऐसे ही करेंगे, कंसंट्रेशन को दोगुना करेंगे, फर्स्ट ट्रायल मिलेगा, और कंसंट्रेशन को 3 गुना करेंगे, फिर अगला ट्रायल मिलेगा। तो कंसंट्रेशन को हम 2 गुना फिर से कर रहे हैं, और अगर ये देखा गया कि ए की कंसंट्रेशन को 2 गुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन अगर 4 गुना हो जाए, तो
कौन सी पावर के हिसाब से चेंज हुआ है? कंसंट्रेशन, जो कि हमने 2 गुना किया है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया, तो सेकंड पावर के हिसाब से चेंज हुआ है। या अगर हमने 3 गुना किया होता और कुछ ये मिला होता कि रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना बढ़ जाता, अभिक्रिया 9 गुना और तेजी से होने लगती, तो इसकी पावर कितनी रखेंगे 9 मिले? तो 3 की पावर 2 रखेंगे, 9 मिलेगा तो 3 पावर 2। और रेट ऑफ या फिर रेट ला हमको क्या मिलेगा वो समझते होंगे आप, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए पावर 2। और रिएक्शन का आर्डर यहां से कितना मिला है? यहां से हमको रिएक्शन का आर्डर मिल गया है सेकंड, रिएक्शन सेकंड आर्डर का है अभी। या अगर अगले ट्रायल में हमको मिला होता कि एक ही कंसंट्रेशन को 2 गुना हमने किया होता और अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो गया होता, तो कौन सी पावर के हिसाब से चेंज हुआ है? 2 पावर, थर्ड पावर के हिसाब से चेंज हुआ है ना, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 वैल्यू मिलेगी। या अगर हमने 3 गुना किया होता और अभिक्रिया का वेग कुल 27 गुना हो गया होता, तो अब की बार फिर से पावर खोजेंगे, तो पावर अब की बार कितने मिलेगी? 3 की पावर 3 रखेंगे, वैल्यू 27 मिलेगी। तो आर्डर यहाँ पे समझ भी गए होंगे आप, रेट ला लिख देते हैं। अब की बार रेट ला क्या है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन पावर 3। और आर्डर कितना मिला हमको? रिएक्शन का आर्डर कितना है? रिएक्शन थर्ड आर्डर का है। तो अगर बाय द वे चौथे ट्रायल के बारे में हम बात करें, अगर कुछ हमको ये मिला होता कि एक ही कंसंट्रेशन को हमने 2 गुना किया लेकिन रिएक्शन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, या कंसंट्रेशन की 0 पावर पर डिपेंड कर रही है। या अगर हमने 3 गुना किया होता और फिर से नो चेंज, तो फिर से वही चीज है कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। तो फिर से अगर ऐसे मिले कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे या फिर कंसंट्रेशन की 0 पावर पर डिपेंड करे, तो अब की बार रेट ला क्या होगा? अब की बार रेट ला हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट मीन्स ए कंसंट्रेशन पावर 0। और अब की बार आर्डर रिएक्शन का कितना मिला? 0 मिला। तो ये चार्ट से हमने आपको बताने की कोशिश की कि वाकई में किसी भी रिएक्शन का जो आर्डर होता है वो बाय एक्सपेरिमेंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अभी हम आर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ चीजें जरा और बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि आपके लिए जानने जरूरी हैं, वो आपसे हम बात कर लेते हैं। और किसी भी रिएक्शन का जो आर्डर है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और एक नई चीज, रिएक्शन का जो आर्डर है वो फ्रैक्शनल मीन्स भिन्नात्मक भी हो सकता है, और रिएक्शन का आर्डर नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये 3 टर्म के बारे में, ये 4 टर्म के बारे में आपको पता है कि रिएक्शन के आर्डर 0 होने के मायने, 1 होने के मायने, 2 होने के मायने और 3 होने के मायने आपको पता है। हम जरा ये बात करते हैं कि किसी भी रिएक्शन का आर्डर अगर फ्रैक्शनल है तो उसका मतलब क्या हो गया। तो फ्रैक्शनल आर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर कोई रिएक्शन सिंपल है, ये रिएक्शन है A इक्वल टू प्रोडक्ट, और इसमें हमसे ये बोला गया कि इस रिएक्शन का जो आर्डर है वो 1/2 है। तो रिएक्शन के आर्डर के 1/2 होने का मतलब क्या है? रेट ला इसका क्या बनेगा? रेट ला बनेगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट मीन्स A कंसंट्रेशन पावर N, ये तो इसका रेट ला बनेगा। अब अगर कुछ हम ये करें कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A की कंसंट्रेशन में हम चेंज करें और देखें रिएक्शन वेलोसिटी में क्या चेंज होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मींस R। तो अगर हम कुछ ये करें कि एक ही कंसंट्रेशन को हमने 4 गुना कर दिया, अगर एक ही कंसंट्रेशन को हमने 4 गुना कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन मींस रिएक्शन वेलोसिटी में कितना चेंज होगा वो यहां से समझने की कोशिश करें आप। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक ही कंसंट्रेशन को हमने 4 गुना किया है, तो 4 कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, एक ही कंसंट्रेशन को हमने 4 गुना किया, तो वो हमने रखा। और आर्डर कितना है मीन्स n के बदले में क्या रखेंगे? n के बदले में रखेंगे ना 1/2, तो 4 पावर 1/2।
और कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो रिएक्शन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। माने ये तो आपने ये समझा कि अगर कोई भी रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन हाफ आर्डर का है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन में अगर हम एक ही कंसंट्रेशन को 9 गुना बढ़ाएं तो अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा। या हमने 4 गुना बढ़ाया तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ेगा। तो हाफ पावर के साथ में चेंज होगा। 9 गुना वाला भी हम देख लेते हैं। अगर हमने एक ही कंसंट्रेशन को 9 गुना किया होता तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता, 3 गुना बढ़ जाता। कैसे, ऐसे कुछ होता ना, R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन को हमने अगर 9 गुना किया तो 9 पावर आर्डर अगर हाफ है तो इक्वल टू कितना मिलेगा, वैल्यू 3 मिलेगी। तो ये तो रिएक्शन का फ्रैक्शनल आर्डर आपने देखा कि रिएक्शन के फ्रैक्शनल आर्डर के मायने क्या हैं। तो अभी रिएक्शन के फ्रैक्शनल आर्डर का मतलब आप समझ गए हैं। हम जरा ये बात कर लेते हैं कि रिएक्शन के नेगेटिव आर्डर के मायने क्या होते हैं। तो नेगेटिव आर्डर, जैसे बाय द वे फिर से वही रिएक्शन हम सिंपल वाला ले लेते हैं, A इक्वल टू प्रोडक्ट। अगर ये रिएक्शन है तो रेट लॉ क्या बनेगा समझते हैं आप। रेट लॉ बनेगा R प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट मीन्स A कंसंट्रेशन पावर N। ये तो इसका रेट लॉ हो गया। अब यहां से अगर हम कुछ ये डेटा हमको मिले, हम कंसंट्रेशन में एक ही चेंज करेंगे और देखेंगे रिएक्शन आर्डर किस तरीके से चेंज होगा। अगर रिएक्शन का आर्डर नेगेटिव है तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, और यहां पे लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी मीन्स R। तो अगर मान लेते हैं कि ये रिएक्शन नेगेटिव आर्डर का है, बाय द वे रिएक्शन का आर्डर नेगेटिव में हम मान लेते हैं आर्डर इक्वल टू -2। अगर आर्डर -2 है तो नेगेटिव है ना, तो अगर हम एक ही कंसंट्रेशन को फिर से 4 गुना करें या 2 गुना कर देते हैं, ठीक है, एक ही कंसंट्रेशन को हम 2 गुना करें और देखेंगे रिएक्शन वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। तो खोजेंगे, रेट लॉ में हम देखेंगे, अप्लाई करेंगे। तो R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अच्छा एक चीज आप और भी समझ लें, हम यहां से रिएक्शन का आर्डर नेगेटिव है ना, तो आर्डर जो है वो पावर के रूप में लिखते हैं। तो R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A पावर -2। यहां पे कोई दिक्कत आपको होगी नहीं क्योंकि रिएक्शन का आर्डर नेगेटिव है। या इसको हम फिर से लिख सकते हैं ना, इसको हम फिर से लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1/A कंसंट्रेशन पावर 2। यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब कंसंट्रेशन को अगर हमने एक ही कंसंट्रेशन को हमने दोगुना किया और देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज होगा, किस तरीके से चेंज होगा। तो वैल्यू रखते हैं, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/, कंसंट्रेशन को हमने दोगुना किया है तो 2 पावर, क्योंकि रिएक्शन का आर्डर -2 था, हमने नीचे किया तो पावर 2 हो गया है। तो ये, तो आप देखेंगे रिएक्शन का जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आपने यहां पे देखा कि जितने भी नेगेटिव आर्डर रिएक्शन होते हैं, बात पर बिल्कुल फोकस करें आप, जितने भी नेगेटिव आर्डर रिएक्शन होते हैं ना, उनमें कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। आपने यहां पे देखा कि कंसंट्रेशन को 2 गुना किया गया, रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो गया। या बाय द वे अगर कंसंट्रेशन को हमने 3 गुना किया होता तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे आप पता कर सकते हैं, यहां पे 3 पावर 1/3/2 हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो नेगेटिव आर्डर रिएक्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के साथ में रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की वेलोसिटी घट जाती है, बढ़ती नहीं है, घट जाती है, ठीक है। तो आप आर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में एक चीज आप और भी याद रखेंगे, किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी रिएक्टेंट की अमाउंट एक्सेस में हो तो उसका आर्डर हमेशा हम 0 मानते हैं। जैसे अगर ये रिएक्शन हमारे पास है A + B
इक्वल टू प्रोडक्ट। और अगर इसमें B एक्सेस में है, अगर लिखा गया है कि B एक्सेस में है, B की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो आइडर ऑफ B कितना हो जाएगा? आइडर ऑफ B हमेशा होगा कितना? 0। और ये ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं वो जरा समझें आप। वाकई में होता यह है कि किसी भी रिएक्शन में जितने ऐसे रिएक्टेंट हैं जिनकी कंसंट्रेशन में रिएक्शन के साथ में कोई बड़ा चेंज नहीं होता है, ध्यान दें आप, कोई विजिबल चेंज ना हो अगर किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में रिएक्शन के साथ में, तो उस के आइडर को हमेशा हम 0 मानते हैं। अब आपको एक चीज बड़ी अजीब लगी होगी कि अगर ए और बी दोनों रिएक्टेंट हैं तो आखिर रिएक्शन के साथ में इनकी कंसंट्रेशन में विजिबल चेंज क्यों नहीं होगा? तो ये जरा समझ लें आप, क्योंकि हम लगातार बोल रहे हैं जो एक्सेस में होगा उसके साथ ही ऐसा होगा। तो आप जरा कल्पना करें कि आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, और बाल्टी में क्या है? बाल्टी में हमारे पास पानी भरा है। ये बाल्टी है, इसमें पानी है, ठीक है। अब हमारे पास एक तालाब है, बड़ा सा तालाब है, इसमें फिर से पानी भरा है। ये तालाब में भी पानी भरा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अगर इसमें से, ये बाल्टी में से अगर हम 2 लीटर पानी निकाल लें और वही सेम यहां पे भी करें, यहां से भी 2 लीटर पानी हम निकालें, तो आपको क्या लगता है बाल्टी में से 2 लीटर पानी निकालने पे पता चलेगा कि बाल्टी में पानी की अमाउंट कम हो गई है? ऐसा लगेगा ना कि इसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट घटी है। लेकिन तालाब में से 2 लीटर पानी निकालने के बाद में पता ही नहीं चलेगा कि पानी निकाला गया कि नहीं निकाला गया। कुछ ऐसा ही फैक्टर होता है कि जितने भी रिएक्टेंट एक्सेस में होते हैं, माना यह जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी वो खर्च जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में भी ये मानते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन में कोई विजिबल चेंज नहीं हुआ है। और ऐसे में उनकी कोटि, उनका आइडर हमेशा कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। जैसे ये रिएक्शन हम जरा आपको दिखा देते हैं ना। अगर रिएक्शन ये है CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट है प्लस H2O, और ये हो रही है हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और हाइड्रोलाइसिस के बाद में क्या बन जाएगा? CH3COOH एसिटिक एसिड बना और मेथिल एल्कोहल बनेगा। तो ये मेथिल एसीटेट का हमने जल अपघटन किया, हाइड्रोलाइसिस किया। और एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, किसी भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में वाटर तो रहेगा ना, और हमेशा कैसे होता है? एक्सेस में होता है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में वाटर हमेशा एक्सेस में होता है, और वाटर के एक्सेस में होने का मतलब आप समझ गए होंगे, मीन्स H2O का जो आइडर होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ये मानते हैं ना। तो बड़ी बात यह है, किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट होते हैं ना, उसमें से ऐसे जितने रिएक्टेंट हैं जो कि एक्सेस में हैं, तो उनके आइडर को हमेशा हम 0 मानते हैं। क्यों? क्योंकि माना यह जाता है कि रिएक्शन में विथ टाइम उनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है। और यहां से एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, बाल्टी में पानी, तालाब में पानी, 2-2 लीटर निकाला गया था। मामला समझते होंगे आप। रिएक्शन का आइडर हमेशा हम पता करते हैं एक्सपेरिमेंट से, तो आइडर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। और लेकिन रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ना, वो सिंपल में हम बैलेंस रिएक्शन देख के बता सकते हैं। और हम आपको ये यहाँ पे बताना चाहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो आइडर है और रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। जैसे हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। बाय द वे, हमारे पास पहला रिएक्शन ये है CH3Cl प्लस NaOH इक्वल टू, रिएक्शन हो जाएगा CH3OH मेथिल एल्कोहल बनेगा प्लस NaCl बनेगा। तो पहला रिएक्शन हमारे पास ये है। और दूसरा रिएक्शन यहां पे हम ये ले लेते हैं जो हमने लिया भी था, CH3COO CH3 प्लस
H2O इक्वल टू CH3 COOH प्लस CH3OH। हमारे पास दो अलग अलग रिएक्शन हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन की, अगर हम पहले वाले रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करें तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है। कैसे निकालते हैं इसके पहले आपने वीडियो में देखा होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 2। अच्छा, आर्डर जो है वो रिएक्शन देख के तो हम बता नहीं सकते, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट ये पता चला कि इस रिएक्शन का आर्डर भी 2 है। तो रिएक्शन का आर्डर भी 2 है, एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और रिएक्शन का आर्डर दोनों सेम हैं, लेकिन हमेशा हर रिएक्शन में सेम ही हो ये हमने बोला जरूरी नहीं है। जैसे इस रिएक्शन में आप बात करें अगर मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है, आपने देखा यहां से। लेकिन रिएक्शन का आर्डर, रिएक्शन का जो आर्डर है वो बाय एक्सपेरिमेंट, ये तो आप समझते हैं हाइड्रोलाइसिस है तो वाटर क्या होगा, वाटर एक्सेस में होगा। तो H2O अगर एक्सेस में है तो H2O का आर्डर 0 होगा, ये चीजें आप समझते हैं। और बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो केवल मेथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। आपको पता है H2O एक्सेस में है तो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा नहीं, तो मेथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है, और मेथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है। तो मतलब मेथिल एसीटेट का आर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। H2O का आर्डर कितना होगा, 0 होगा। आप समझते हैं चूंकि एक्सेस में है तो पूरे रिएक्शन का आर्डर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। तो आपने यहां पे देखा कि इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है, रिएक्शन का आर्डर 1 है। मींस यहां पे मॉलिक्यूलरिटी आर्डर सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। ये चीजें आपने समझा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने रिएक्शन के आर्डर के बारे में समझ लिया होगा, और रिएक्शन के आर्डर पे तमाम न्यूमेरिकल हमको मिलेंगे, वो हम कैसे करेंगे वो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। अभी फिलहाल थैंक यू।